हेलो एंड वेलकम टू रेन एस्ट्रोनॉमर्स एजुकेशन। और हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर मैट्रिक्स। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीख लिया कि मैट्रिक्स की बेसिक डेफिनेशन क्या है, मैट्रिक्स क्या है और मैट्रिक्स का फॉर्मेशन क्या है, ऑर्डर क्या है, उसके बारे में हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में बात कर लिया। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में। तो मैट्रिसेस में जब हम फर्स्ट लेक्चर में हमने बात किया है तो हम लोगों ने बात ये कर लिया था कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर इन जनरल m क्रॉस n है। ठीक है, अगर ऑर्डर m क्रॉस n है तो m जो रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज नंबर ऑफ रो, ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और n रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। ठीक है, अब रो कॉलम तो हमको पता है, पहले लेक्चर से पता है कि रो क्या है और कॉलम क्या है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में एक तो आप ये समझो कि अगर कभी रो 1 हो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, नंबर ऑफ कॉलम्स चाहे जितने हो उससे में फर्क नहीं है, नंबर ऑफ कॉलम 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो वट एवर दैट इज, अगर नंबर ऑफ रो को हमेशा m से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आप याद कर लो क्योंकि इसको बार बार हम यूज करेंगे, जहां भी हमने m कहा है दैट इज नंबर ऑफ रो, m दैट इज नंबर ऑफ रो किसी मैट्रिक्स में, n दैट इज नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स का मतलब क्या है? रो मैट्रिक्स का मतलब है एनी मैट्रिक्स फॉर विच m इज इक्वल टू 1। कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक रो होगी वो कहलाएगी रो मैट्रिक्स। कॉलम कितने भी हो सकते हैं, जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है ए, तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? एक रो दिख रही है और 3 कॉलम दिख रहे हैं, ऑर्डर है 1 क्रॉस 3। तो ऑर्डर में पहले जो लिखा जाता है वो नंबर ऑफ रो है और नंबर ऑफ रो यहां पे कितनी दिख रही? 1। तो ये मैट्रिक्स किसका एग्जांपल हो गया? रो मैट्रिक्स का एग्जांपल हो गया। सो 1 क्रॉस 3, सपोज कोई और एग्जांपल ले लो बी 1 2। अब इस मैट्रिक्स ऑर्डर कितना है? एक रो दिख रही है, 2 कॉलम दिख रहे हैं, तो 1 क्रॉस 2 ऑर्डर है। ऑर्डर कैसे निकालते हैं वो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग सीख करके आए हैं। अब जब हमने ऑर्डर निकाला और ऑर्डर में देखा कि ये नंबर ऑफ रो 1 है, इसका मतलब क्या है? ये रो मैट्रिक्स है। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। कॉलम कितने भी हो सकते हैं, कॉलम 1 भी है तब भी। अगर सपोज किसी ने कहा सी, अब इस मैट्रिक्स सी के अंदर एक रो और एक कॉलम है, 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, बट हमें कॉलम से कोई लेना देना नहीं, कॉलम से कोई मतलब नहीं जब हम लोग रो मैट्रिक्स डिसाइड कर रहे हैं। सिर्फ हमें पहला वाला देखना है। अगर पहला वाला नहीं, नंबर ऑफ रो अगर 1 है तो दैट विल बी रो मैट्रिक्स। सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स, अगर रो मैट्रिक्स की कहानी में रो 1 था तो कॉलम मैट्रिक्स की कहानी में कॉलम 1 है। सो ऐसी मैट्रिसेस जिनमें n 1 हो जाए, n दैट इज नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम अगर 1 है दैट विल बी कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल यहां पे b कितने रो हैं? 1 2 3 4। कितने कॉलम है? 1। तो ऑर्डर कितना है? 4 क्रॉस 1। तो बाद वाला नंबर ऑर्डर का अगर 1 है, यानी नंबर ऑफ कॉलम अगर 1 है, देन दैट विल बी कॉलम मैट्रिक्स। अगेन नंबर ऑफ रो से कोई मतलब नहीं है। अगर 1 क्रॉस 1 का भी मैट्रिक्स होता, सपोज डी है, लिखा हुआ है 3, ऑर्डर हुआ 1 क्रॉस 1, तो रो से कोई मतलब नहीं है। कॉलम अगर 1 है देन दैट इज कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, अब किसी ने कहा कि सर 1 क्रॉस 1 में तो रो भी 1 है, तो क्या इसे रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। रो मैट्रिक्स पहले वाला डिसाइड करता है, पहला वाला नंबर भी 1 है, सो दिस इज रो मैट्रिक्स एज वेल एज कॉलम मैट्रिक्स। तो 1 क्रॉस 1 है तो रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स दोनों ही साइमल्टेनियसली हो जाएगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अब नंबर ऑफ m और n में, यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम में दो पॉसिबिलिटी है। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है? ईदर m विल बी इक्वल टू n और m नॉट इक्वल टू n। ऑर्डर है किसी का, तो किसी मैट्रिक्स ऑर्डर सपोज 3 क्रॉस 3 है, तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है। यहां पे किसी मैट्रिक्स ऑर्डर 3 क्रॉस 4 है, तो यहां पे नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है। तो दो ही पॉसिबिलिटी बनती है हमारे पास, या तो दोनों इक्वल होंगे या तो दोनों अनइक्वल होंगे। तो हमने क्या कहा, दो केसेस में ईदर m इज इक्वल टू n और m इज नॉट इक्वल टू n। तो अगर m इक्वल टू n है तो ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, और अगर m नॉट इक्वल टू n है तो ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स।
ठीक है, देख लेते हैं भाई। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर नॉट इक्वल इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो 2/3। अब चूंकि ये दोनों इक्वल तो दिख नहीं रहे, रो और कॉलम के नंबर्स तो इक्वल नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गई। जहां कहीं भी रो और कॉलम के नंबर इक्वल हो जाएंगे, वो हो जाएगी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। चलो, अब एक चीज और समझ लेते हैं। ये तो हमने समझ लिया कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, वो तो ऑर्डर से हमको पता चल जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में भी हम लोग आएंगे और डिटेल में बातें करेंगे। इफ m इज नॉट इक्वल टू n, then we will have two cases. Either m will be greater than n or m will be less than n. ठीक है, मतलब या तो नंबर ऑफ रो ज्यादा होंगी या तो नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा होंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, चलो एक मैट्रिक्स ले लिया, क्या लिया, 1 2 3 4 5 6। चलो ये मैट्रिक्स है, जैसे ये मैट्रिक्स है हमारे पास। इस मैट्रिक्स को है 2 क्रॉस 3, तो नंबर ऑफ रो m इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम n। ठीक है, या तो ऐसा हो सकता है या फिर कैसा होगा, एक और मैट्रिक्स ले लिए A, चलो 1 2 3 4 5 6। इस मैट्रिक्स ऑर्डर कितना दिख रहा है, इस मैट्रिक्स ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है, यानी नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ n। तो जब भी हमने कहा कि m इज नॉट इक्वल टू n, तब भी हमने दो केस अराइज किए। इफ m इज नॉट इक्वल टू n, then either m will be greater than n or m will be less than n। ठीक है, अगर m greater than n है, यानी ये एग्जांपल, ये कहलाती है वर्टिकल मैट्रिक्स। क्या कहलाएगी, वर्टिकल। और इफ m is less than n, जैसे C वाला दिख रहा है हमको, ये कहलाती है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर भी दो टाइप की मैट्रिक्स मिल गई, या तो वर्टिकल मैट्रिक्स होगी या तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगी। वर्टिकल मैट्रिक्स के लिए m ग्रेटर देन n होगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के लिए m लेस देन n होगा। आई होप की बात आपको समझ में आ रही है। स्क्वायर मैट्रिक्स, बात पहले हो चुकी है। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होंगी, इन विच नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी जहां पे m इक्वल टू n हो जाए, वो सारी मैट्रिसेस जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएंगे। एग्जांपल दिया हुआ है, कितनी रो है, 1 2, कितने कॉलम है, 1 2, ऑर्डर कितना, 2 क्रॉस 2, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। कितनी रोज है, 1 2 3, कॉलम 1 2 3, 3 क्रॉस 3। ठीक है, तो ऐसी मैट्रिसेस क्या कहलाती है, ऐसी मैट्रिसेस कहलाती है स्क्वायर मैट्रिसेस। ठीक है, अब दो तरीके हैं इसको कहने के। या तो जैसे A है, या तो हम ऐसा बोले कि A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। ठीक है, क्या कहा हमने, A के बारे में दो तरह से बात कर सकते हैं। या तो ये कहें A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, या तो हम कहें, या तो ये कहें A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, दोनों बातें सेम है। जब आपने ये कह दिया कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ऑर्डर 2 कहने का मतलब ये है कि 2 क्रॉस 2 है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ही होने हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके सही है। या तो आप ये कह दो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, या तो आप ये कह दो कि मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का, या तो आप ये कह दो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का। तो यही लिखा हुआ है, आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। ऑर्डर 2 मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 का मतलब 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 का मतलब 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। क्लियर, आई होप अभी तक आपको बात समझ में आ गई स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है। और ठीक, अब आ गया नेक्स्ट, दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में आप चाहो तो एक बात और नोट कर सकते हो। क्या नोट करें, नोट आप ये कर सकते हो कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n की, स्क्वायर मैट्रिक्स अगर ऑर्डर n की है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट,
टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a square matrix of order n will be कितना n स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स अगर ऑर्डर n की है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, n स्क्वायर होंगे। n इंटू n होता है। अगर उसका ऑर्डर m क्रॉस n है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, m इंटू n। अब यहाँ पे अगर ऑर्डर n है और स्क्वायर मैट्रिक्स तो n इंटू n, दैट इज n स्क्वायर। जैसे यहाँ पे ऑर्डर 2 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2 स्क्वायर 4 हो गए। अगर ऑर्डर 3 है कितने एलिमेंट आए सॉरी 3 स्क्वायर, दैट इज 9 हो गया। ठीक है, तो अगर ऑर्डर n की स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे वो n स्क्वायर होंगे। एक तो ये बात आप याद रखो। और क्या बातें याद रखनी है, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। ठीक है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर, ये आप देख लेना, आई होप कि आपने ये देख लिया है, नोट कर लिया है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर अब एलिमेंट तो हमने पहले निकालना सीख गया कि ये एलिमेंट कौन सा है, ये एलिमेंट है A11, ये एलिमेंट है A12, ये एलिमेंट का नाम है A13, इस एलिमेंट का नाम है इस एलिमेंट का नाम है A21 और इस एलिमेंट का नाम है A22। ठीक है, तो एक और वर्ड डिफाइन कर रहे हैं जिसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं, डायगोनल एलिमेंट्स कहां बात करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स में केवल। इसके पहले जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आई थी उसमें उसमें हम लोग डायगोनल एलिमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हमने जो बात की है ये पॉइंट और ये पॉइंट, इस पॉइंट को कह दिया 2, ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट कौन होते हैं, डायगोनल एलिमेंट वो सारे एलिमेंट a i j हैं फॉर विच i इज इक्वल टू j। i इज इक्वल टू j का मतलब आई होप आप जानते हैं। i इज इक्वल टू j का मतलब है, यहां देखो ये 1 1 है, जैसे ये दोनों इक्वल हैं तो ये डायगोनल एलिमेंट है। यहां तो दोनों इक्वल नहीं है तो ये डायगोनल एलिमेंट नहीं है, ये भी डायगोनल एलिमेंट नहीं, ये डायगोनल एलिमेंट है। तो डायगोनल एलिमेंट कौन से हैं, A11 वाला एलिमेंट, A22 वाला एलिमेंट, A33 वाला एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट क्या कहलाते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। जहां पे i और j दोनों इक्वल हो जाए, ये i और j होते हैं। आपको पता है A12 में, जैसे इसका नाम हमने A12 कहा, इसका नाम है A12 कहा, क्यों कहा वो हम लोग पहले लेक्चर में एक्सप्लेन करके आए कि A12 कैसे इसका नाम पड़ा। तो यहां पे ये i को रिप्रेजेंट करता है और ये j को रिप्रेजेंट करता है। i और j इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये डायगोनल एलिमेंट नहीं है। इसका नाम है A11, ये i है और ये j है, यहां पे i और j इक्वल है तो ये डायगोनल एलिमेंट है। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट कौन है, डायगोनल एलिमेंट्स है ai जिसके लिए aij जिसके लिए i और j दोनों इक्वल हो जाए। जैसे तो यहां पे ये दोनों डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये और ये। डायगोनल एलिमेंट्स को एक साथ देखें ना तो ये कहलाता है इसका डायगोनल। डायगोनल का मतलब है कि अब जैसे स्क्वायर में ज्योमेट्रिकल डायगोनल तो 2 होते थे, स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो। फिलहाल तो यहाँ रेक्टेंगल में स्क्वायर की बात, रेक्टेंगल में डायगोनल की बात ही नहीं करते। अगर मान लिया स्क्वायर तो 2 डायगोनल होते थे, एक ये डायगोनल लेफ्ट टू राइट और ये राइट टू लेफ्ट। तो ये तो ज्योमेट्रिकल हो गया। मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक ही डायगोनल होगा, कौन सा डायगोनल होगा, लेफ्ट से राइट जाने वाला। ये डायगोनल है हमारे पास, सिर्फ एक डायगोनल लेफ्ट से राइट, तो ये है डायगोनल। इसको बोलते हैं मेन डायगोनल, लीडिंग डायगोनल या सिंपली डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल भी कुछ लोग कहते हैं, सिंपली डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, और डायगोनल के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं उनको डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। यहां पे देखो लेफ्ट से राइट ये जा रहा है तो ये डायगोनल हमारा, मेन डायगोनल या लीडिंग डायगोनल जो भी आप नाम बोल रहे हो। अब इसके एलिमेंट को भी चेक कर लो, ये एलिमेंट कौन सा A11 एलिमेंट है, ये A22 एलिमेंट है, ये A33 एलिमेंट है। ठीक है, तो ये सारे वही हैं, aij, i इक्वल टू j है। यहां भी देखो 1 इक्वल टू 1, 2 इक्वल टू 2 और 3 इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये कहलाते हैं इसके डायगोनल एलिमेंट्स। तो आपने 2 चीजें समझ ली, डायगोनल एलिमेंट्स और डायगोनल्स क्या है। ठीक है,
इसके बाद एक और बात समझ लो, आप कुछ बातें हैं जो आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत यूजफुल हो जाएगी। ठीक, अब हमने पहचानना सीख लिया कि डायगोनल क्या है और डायगोनल एलिमेंट क्या है। अब आप एक चीज और देखो, अगर कोई मैट्रिक्स है ऑर्डर n की, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? n स्क्वायर। ये बात तुम लोग कर चुके हैं, n स्क्वायर। डायगोनल में कितने एलिमेंट हैं? देखिए 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स थी तो डायगोनल में 3 एलिमेंट है। अगर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो डायगोनल में 2 एलिमेंट है। तो अगर n क्रॉस n की कोई स्क्वायर मैट्रिक्स बनाओ तो डायगोनल में कितने एलिमेंट मिलेंगे? n एलिमेंट मिलेंगे। इसको भी नोट कर लो, इसी में नोट कर लो, नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स विल बी n। ठीक है, तो किसी n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल में n एलिमेंट्स होंगे, टोटल एलिमेंट्स n स्क्वायर होंगे। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट्स अगर n हैं तो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कितने हुए? ऑफ डायगोनल यानी डायगोनल को छोड़ के बाकी कितने एलिमेंट बने? चलो इसको भी नोट कर देते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स अगर हमारे पास n है तो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कितने होंगे? टोटल है n स्क्वायर, डायगोनल में चले गए n तो बचे कितने? n स्क्वायर माइनस n। तो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हो गए n स्क्वायर माइनस n। अच्छा, ऑफ डायगोनल में भी दो तरह की कैटेगरी मिलेगी, या तो डायगोनल के ऊपर, आप 3 क्रॉस 3 पे मत देखो, हम जनरलाइज बात कर रहे हैं। ऑफ डायगोनल मतलब डायगोनल के ऊपर या नीचे, डायगोनल को छोड़ के जो बचे हुए एलिमेंट हैं। तो ऑफ डायगोनल में भी दो कैटेगरी बनी है, या तो डायगोनल के ऊपर वाले हैं या तो डायगोनल के नीचे वाले हैं। अगर स्पेसिफिकली वी नीड टू नो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर अबव द डायगोनल, डायगोनल के ऊपर कितने एलिमेंट हैं, तो भाई जितने ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसके आधे ऊपर है और आधे नीचे हैं। तो अगर कोई पूछ ले कि n क्रॉस n की स्क्वायर मैट्रिक्स है या स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n स्क्वायर, डायगोनल एलिमेंट्स n, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स n स्क्वायर माइनस n। डायगोनल के ऊपर कितने एलिमेंट? n स्क्वायर माइनस n बाई 2। आधे ऊपर चले गए, इनमें से ही आधे ऊपर चले गए और आधे नीचे आ गए। तो अगर किसी ने कहा कि डायगोनल के ऊपर कितने एलिमेंट्स होंगे? n स्क्वायर माइनस n बाई 2, और डायगोनल के नीचे n स्क्वायर माइनस n बाई 2। इतनी बातें आपको कम से कम याद रखनी है स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। क्लियर है? आई होप कि अभी तक आपने सब बातें नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स हो सकती है जो स्क्वायर हो। स्क्वायर होना प्राइमरी कंडीशन है उसके लिए, यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कभी भी डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बन सकती, क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल की बात ही नहीं हुई थी। हमने सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल की बात किया है। तो डायगोनल मैट्रिक्स कौन है? डायगोनल मैट्रिक्स इज इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स if all the diagonal elements are non-zero and the rest are zero is called diagonal matrix। ठीक है, बात को बहुत बारीकी से समझेंगे हम लोग। क्या बात कहना चाहते हैं? डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट हों, डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट हों वो सब जीरो होने चाहिए। डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं वो सब जीरो होने चाहिए। तो ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ऑफ डायगोनल एलिमेंट जीरो हैं, सिंपल लैंग्वेज समझिए, बहुत बड़ी डिफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, जिसमें ऑफ डायगोनल एलिमेंट जीरो हों, डायगोनल के ऊपर और नीचे, जिनको बोला था हमने ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। अगर ऑफ डायगोनल एलिमेंट जीरो हैं तो वो मैट्रिक्स कहलाएगी डायगोनल मैट्रिक्स। अब इस बात को ऐसे समझो, थोड़ा सा मैथमेटिकल लैंग्वेज समझे। हमें अगर डायगोनल एलिमेंट कहना था, डायगोनल एलिमेंट्स, तो हमने क्या कहा था? ए आई जे फॉर विच आई इज इक्वल टू जे।
ठीक है, तो वो सारे ए आई जे जिसमें आई जे के इक्वल हो जाएगा वो डायगोनल एलिमेंट है। अगर हमें ऑफ डायगोनल एलिमेंट कहना है, ऑफ डायगोनल एलिमेंट, तो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? ए आई जे फॉर विच आई इज नॉट इक्वल टू जे। ठीक है, जहां आई और जे इक्वल नहीं है वो सब ऑफ डायगोनल है। दो ही कंडीशन होगी, या तो आई जे के इक्वल होगा भाई, या तो इक्वल नहीं होगा। इक्वल वाले वो थे जो उनको डायगोनल कहा था हमने, तो जो इक्वल नहीं उनको क्या बोला? ऑफ डायगोनल। डिफिनेशन ने क्या कहा है? डिफिनेशन ने कहा है कि ऑफ डायगोनल एलिमेंट जीरो हो। तो डायगोनल मैट्रिक्स कौन है? डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है फॉर विच ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। तो जब हमने कह दिया आई नॉट इक्वल टू जे, मतलब वी आर सेइंग दैट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, इतना कहना सफिशिएंट है कि ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हैं, तो फिर वो क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन स्क्वायर है, ये याद रखिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में बात कर रहे हैं। ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, आप चाहो तो ऐसे लिखो, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। ठीक है, एक और बात ध्यान रख लें बड़े आराम से, इस चीज को बहुत अच्छे समझ लें, इसको, कि बहुत सी बुक्स में एक कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को जरूर अपने दिमाग से दूर रखें। हमेशा याद रखिए कि डायगोनल मैट्रिक्स की डिफिनेशन में सिर्फ ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में बात है। कहा यह गया है कि जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो होने चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में कोई कमेंट नहीं है। बहुत ढेर सारी बुक्स, बहुत ढेर सारे टीचर्स, बहुत ढेर सारे चैनल्स ऐसा कमेंट करते हैं, बट दैट इज रॉन्ग। ऐसा नहीं है। इफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर, ये लाइन जो है, ये नहीं करना है हमें। डायगोनल एलिमेंट के बारे में कोई कमेंट नहीं है, ऑफ डायगोनल के बारे में कमेंट है। डायगोनल एलिमेंट्स में और मे नॉट बी जीरो। डायगोनल एलिमेंट जीरो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता है हमको। हमें सिर्फ ऑफ डायगोनल देखना। जैसे सपोज हमने कोई मैट्रिक्स लिया सी, उसमें लिखा 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 2। एक सेकेंड, करेक्ट, 0 0 एंड 0। चलो, अब इसमें हमने डायगोनल नहीं देखना है। डायगोनल के अलावा सब देखो, ऊपर सारे जीरो हैं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल वाले एलिमेंट जीरो हैं तब भी, डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं है तब भी। पता, और कोई पूछे क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? हाँ जी, बिल्कुल ये डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि हमें डायगोनल एलिमेंट से कोई लेना देना ही नहीं है। वो जीरो होंगे तब भी और वो जीरो नहीं होंगे तब भी हमें कोई मतलब नहीं है। तो क्या सर अगर इस वन को भी जीरो कर दो? अब बताइए सर, अब तो ऊपर वाले सब जीरो हैं लेकिन डायगोनल वाले भी सारे जीरो हो गए, तो क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? बिल्कुल ये डायगोनल मैट्रिक्स है। कह दिया बेटा, एक बार तो सुन लो कि डायगोनल वाले एलिमेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ डायगोनल के ऊपर और नीचे यानी ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को देखना है। अगर ऑफ डायगोनल एलिमेंट जीरो हैं देन दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये जो लोग कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, इस कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है हमें। ठीक है, चलो, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी थी? जिसके ऑफ डायगोनल वाले जीरो थे, डायगोनल वाले मे और मे नॉट बी जीरो। ठीक है, डायगोनल वाले से कोई मतलब नहीं। अब एक और कंडीशन जुड़ गई, डायगोनल मैट्रिक्स वाली कंडीशन तो रहेगी ही, मतलब वो स्क्वायर होना चाहिए और ऑफ डायगोनल जीरो होना चाहिए। तो डायगोनल के ऊपर जीरोस होने चाहिए, नीचे भी जीरोस होने चाहिए। डायगोनल के ऊपर जीरोस होने चाहिए, नीचे भी जीरोस होने चाहिए। तो नई बात क्या है सर? ये तो डायगोनल में ही बात हो गई थी। नई बात ये है बेटा कि जो डायगोनल वाले एलिमेंट हैं, अब वो चाहे जो हो लेकिन सेम होने चाहिए। मतलब जब डायगोनल में कहा था तो हमने कहा था 1 0 0 0 2 0
003, यानी कि बाहर इसके अलावा सारे एलिमेंट 0 हों और यहां पर कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ऊपर 1 है फिर 2 है फिर 3 है। अब यहां पे ऐसा नहीं हो सकता। अब हमारे साथ स्केलर पे एक और समस्या है। स्केलर पे एक और कंडीशन है, क्या? ऑफ डायगोनल एलिमेंट तो 0 होने ही चाहिए, ऑफ डायगोनल एलिमेंट तो 0 हो, लेकिन जो डायगोनल वाले एलिमेंट हो वो ये और ये डिफरेंट नहीं हो सकते, सेम होने चाहिए। जो यहां पे एलिमेंट दिख गया वही यहां पे एलिमेंट होगा। आप देखो, ऑफ डायगोनल तो 0 है, लेकिन डायगोनल के अंदर जितने एलिमेंट हैं वो सब सेम है। सेम कुछ भी हो, 1 है तो 1 1 1 हो, 2 है तो 2 2 2 हो, 3 है तो 3 3 3 है, ठीक है? या 0 भी है तो 0 0 0 हो, जो भी हो डायगोनल एलिमेंट वो सब इक्वल होने चाहिए, उनमें उनमें कोई डिफरेंस अब नहीं हो सकता है, ठीक है? तो डेफिनेशन क्या बनी? डेफिनेशन बनी कि ए आई जे फॉर विच आई इज नॉट इक्वल टू जे। आई नॉट इक्वल टू जे का मतलब क्या है? ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या कहने हैं हमें? ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होने हैं 0, क्योंकि कंडीशन तो डायगोनल से ही आ गई थी। अब इसमें एक और कंडीशन आ गई, किसके लिए? आई इक्वल टू जे के लिए। आई इक्वल टू जे मतलब डायगोनल मैट्रिक्स के लिए, डायगोनल एलिमेंट्स के लिए। तो डायगोनल एलिमेंट्स के लिए क्या कंडीशन है? कि जो भी हो वो एक कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। कुछ भी है, के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट जो है सेम होनी चाहिए। बस जो यहां पे वैल्यू आए वही यहां पे वैल्यू आए और वही यहां पे वैल्यू आए, ठीक है? वी डोंट केयर अबाउट दैट व्हाट दैट वैल्यू इज, बट दैट मस्ट बी सेम। So a scalar matrix is a diagonal matrix in which all the diagonal elements are equal. Identity matrix. Identity matrix आपको कई बार ये वर्ड आएगा, कई बार इसका यूज करेंगे। एक स्पेशल टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स अभी पीछे पढ़ा है। स्केलर मैट्रिक्स में क्या था? एक तो ऑफ डायगोनल 0 हो जाए, डायगोनल वाले इक्वल हो जाए। नई कंडीशन क्या है? नई कंडीशन ये है कि डायगोनल वाले इक्वल तो हो, बट दैट मस्ट बी ऑलवेज इक्वल टू 1। दैट मींस इसके पहले हमारे पास फ्रीडम थी स्केलर में कि डायगोनल एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। वो 2 2 2 भी हो सकते हैं, 3 3 3 भी हो सकते हैं, 4 4 4 भी हो सकते हैं। बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अब एक कंडीशन हो गई कि वो ऑफ डायगोनल तो 0 है, यहां भी देखो, यहां भी देखो, बट डायगोनल वाले एलिमेंट सेम हैं और वो सेम भी किसके हैं? 1 के हैं। तो कंडीशन पीछे क्या पढ़ के आए? ए आई जे इज 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, इसमें कोई फर्क नहीं है। ए आई जे इक्वल टू 1 फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे, यानी डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 1 होने चाहिए और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होने चाहिए। ये हुए हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यूजली यू विल गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3। सो ऑर्डर 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिनोटेड बाय I2 एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इज डिनोटेड बाय I3। क्लियर है? तो I2 कहीं भी कहलाएगा तो वो क्या है? I2 मतलब है ऑर्डर 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, I3 का मतलब क्या है? ऑर्डर 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलो, इतनी बेसिक डेफिनेशन समझने के बाद एक और चीज समझ लेते हैं जो हम लोगों ने पहले डिस्कशन किया। डायगोनल मैट्रिक्स पे आ जाते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में हमने अभी पढ़ा कि डायगोनल मैट्रिक्स में ऑफ डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे। हमने जो एग्जांपल लिए वो ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 के हैं, जो यूजुअली आपको दिखाई पड़ेंगे। बट अगर हम इसको जनरलाइज करें, अगर हम बात करें ऑर्डर n में, और आप एक क्वेश्चन सोचिए कि अगर ऑर्डर n की कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल, स्क्वायर नहीं, अब हमने कह दिया डायगोनल मैट्रिक्स है, ऑर्डर n की अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसमें कितने ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं? ये अभी हमने नोट कराया आपको। ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स n स्क्वायर माइनस n, ठीक है? क्वेश्चन क्या है कि अगर अगर हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है ऑर्डर n की, तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगे? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन डायगोनल
मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, चलो इसको बाद में हम लोग नोट भी कर देंगे। तो डायगोनल में कम से कम कहां पे जीरो देखने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा तो पूरे एलिमेंट जीरो हो सकते हैं, यानी मैक्सिमम तो कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट मैट्रिक्स। तो अगर ऑर्डर n की है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, n स्क्वायर, तो मैक्सिमम तो सारे ही जीरो हो जाए n स्क्वायर। मिनिमम कितने हैं जीरो होने चाहिए, कंपल्शन कितने नंबर पे है जीरो होने की, कंपल्शन है सारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स पर, कि कम से कम ऑफ डायगोनल वाले तो जीरो होने ही हैं। तो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं, इसके पहले हमने नोट किया कि किसी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n में ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं n स्क्वायर माइनस n, और उतने ही नंबर पे कंपल्शन है जीरो होने की। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, कितने आपके पास ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं, कितने हैं, n स्क्वायर माइनस n, कम से कम इतने जीरोस तो होंगे ही होंगे। अब आपसे किसी ने पूछा कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है डायगोनल ऑर्डर 10 की, तो कितने जीरो कम से कम होने चाहिए, तो 10 स्क्वायर माइनस 10, इतने कम से कम जीरो उसमें दिखाई पड़े। एक और, एक तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस हमने कर लिया, एक और चीज हम समझ लें, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज। ये क्या है, डिस्टिंक्ट एंट्रीज मतलब अलग अलग कितने डिजिट का आप यूज कर सकते हो, मैक्सिमम कितने डिजिट यूज कर सकते हो। तो आप ऐसे सोचो कि डायगोनल के ऊपर और नीचे तो सिर्फ एक चॉइस हमारे पास, वो है जीरो यूज करने की। ऊपर सिर्फ जीरो रख सकते हैं, नीचे सिर्फ जीरो रख सकते हैं। तो ऑफ डायगोनल वाले तो हमेशा जीरो ही रहेंगे, एक ही चॉइस है। ऑफ डायगोनल को फिल करने की सिर्फ एक चॉइस है, वो है 1, मतलब जीरो केवल फिल करेंगे, नंबर ऑफ चॉइसेस जो है वो 1 है। हाँ, हमारे पास फ्रीडम है डायगोनल एलिमेंट को अलग अलग चूज करने की। तो अगर 3 क्रॉस 3 था तो हम चाहते तो ये तीनों एलिमेंट को अलग अलग चूज कर लेते। तो मैक्सिमम कितने नंबर को आप यूज कर सकते हो, 3 तो यहां यूज कर लिया हमने, और एक ऊपर हमने कर रखा है जीरो को। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज कितनी ले सकते हैं आप, 4, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये बात है 3 क्रॉस 3 की। अगर आप n क्रॉस n पे ये बात करें तो कितनी चॉइस आप मैक्सिमम रख सकते हैं, ऑफ डायगोनल यानी ऊपर और नीचे तो सिर्फ एक चॉइस है, एक चॉइस है केवल ऑफ डायगोनल की, और बचा डायगोनल। डायगोनल में कितनी चॉइस है, डायगोनल में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो सारे नंबर डिस्टिंक्ट हो सकते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट कितने हैं, ऑर्डर n की मैट्रिक्स में, ऑर्डर n की स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आपने नोट किए पीछे, दैट इज n। तो n चॉइस आपकी हो गई डायगोनल एलिमेंट्स की, और एक चॉइस हो गई ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स की। तो टोटल नंबर ऑफ या मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज वी कैन यूज इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n विल बी n+1। इन दो बातों को याद रखिए। सेम क्वेश्चन यहां पर आएगा स्केलर पे, स्केलर पे सेम क्वेश्चन करेंगे। कौन सा क्वेश्चन, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो और मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्री। पहले के बारे में बात कर लें, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो, कितने जीरो होने के कंपल्शन है, सेम जैसा पीछे था, ऑफ डायगोनल वाले कम से कम तो जीरो होने ही है। ऑफ डायगोनल कितने हैं, n स्क्वायर माइनस n, तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस है n स्क्वायर माइनस n। दूसरा पॉइंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज, कितनी चॉइसेस हैं आपके पास, ऑफ डायगोनल में तो केवल एक चॉइस है, ठीक है, एक चॉइस ऑफ डायगोनल पे है। डायगोनल को फिल करने की कितनी चॉइस है, स्केलर मैट्रिक्स में कंडीशन क्या है, डायगोनल में जो एलिमेंट ऊपर मिला वही बार बार मिलेगा, रिपीटिशन ही होना है। हमारे पास ये फ्रीडम नहीं है कि हम अलग अलग एलिमेंट चूज कर सके, ये हमने डेफिनेशन में क्लियर किया है। जो एलिमेंट यहां पर आ गया वही एलिमेंट रिपीट करता जाएगा, जितने भी क्रॉस 3 क्रॉस 3 है तो 3 बार रिपीट करेगा, 4 क्रॉस 4 है तो 4 बार रिपीट करना है, बट उसको रिपीट ही करना है। तो अब ऑफ डायगोनल में केवल एक चॉइस जीरो पुट करना, और डायगोनल में भी एक ही चॉइस हमारे पास, जो भी आप पुट करना चाहो। आप इसके लिए तो फ्री हैं कि आप जो चाहे पुट कर सकते हैं। आप चाहे 7 पुट करना तो आप 7 पुट कर लो,
लेकिन यहाँ 7 पुट किया तो फिर यहाँ 7 पुट करोगे, यहाँ 7 पुट करोगे। आप चाहते हैं 6 पुट करना तो कोई बात है 6 रख लो, बट 6 यहाँ पर है तो यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। तो डायगोनल एलिमेंट को फिल करने की भी केवल एक चॉइस है, और ऑफ डायगोनल को फिल करने की भी केवल एक चॉइस है। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज व्हाट वी कैन यूज in a scalar matrix of order n, that will be 2 only. Identity matrix, again same 2 questions. Minimum number of zeros, minimum number of zeros कितने, जितने ऑफ डायगोनल एलिमेंट हैं कितने हैं, n स्क्वायर माइनस n. Maximum number of distinct entries, maximum number of distinct इंट्रीज ऑफ डायगोनल को फिल करने की कितनी चॉइस, 1. डायगोनल को फिल करने की कितनी चॉइस, 1. एक ही है जो आप फिल कर सकते हो और आपके पास चॉइस नहीं है. सो अगेन टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंट्रीज विल बी. आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर. चलो, नॉन जीरो मैट्रिक्स. तो जीरो मैट्रिक्स मतलब क्या, जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो जाए वो जीरो मैट्रिक्स है. ठीक है. अब जीरो मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स से कोई लेना देना नहीं है. जीरो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है, रेक्टेंगल मैट्रिक्स भी हो सकती है. ठीक है. जैसे मान लिया ये है 0 0 0 0, तो दिस इज जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2. सपोज वी आर हैविंग 0 0 0 0 0 0, तो दिस इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3 एंड दिस इज जीरो मैट्रिक्स. तो जीरो मैट्रिक्स से स्क्वायर मैट्रिक्स से कोई लेना देना नहीं है. पहली बात तो ये क्लियर रखिए. जीरो मैट्रिक्स से सिर्फ एक कंडीशन है कि उसके सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं, whatsoever order of that is. ठीक है. तो नाम से क्लियर है. नॉन जीरो कौन, नॉन जीरो वो जिसमें सारे एलिमेंट जीरो ना हो, एटलीस्ट एक एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो है. ठीक है. जैसे यहां पे देखो आप, यहां पे तो सारे ही नॉन जीरो हैं, तो नॉन जीरो मैट्रिक्स हो गई. यहां पे 3 जीरो तो आपको दिख रहे हैं, बट एक नॉन जीरो है. अगर एक भी नॉन जीरो एलिमेंट आपको दिख गया उस मैट्रिक्स के अंदर, देन दैट विल बी नॉन जीरो मैट्रिक्स. अगेन आई एम रिपीटिंग, जीरो मैट्रिक्स या नॉन जीरो मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स से कोई लेना देना नहीं है. वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकती है. ठीक है. देखिए डेफिनेशन आ गई आपके पास. दिस इज ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, दिस इज ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3. ठीक है. डिनोटेड बाय 0. अब ये ओ को बोल्ड से लिख देते हैं बुक में. बोल्ड से लिखा ओ जो है वो जीरो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. दैट इज नॉट जीरो, दैट इज जीरो मैट्रिक्स. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, वो मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के ऊपर तो आपको एलिमेंट्स दिखाई पड़ेंगे, लेकिन डायगोनल के नीचे जीरोस दिखाई पड़ेंगे. देखो डायगोनल के नीचे जो है वो जीरोस दिखाई पड़ेंगे. पॉइंट क्या आपको याद रखना है कि डायगोनल के नीचे जीरो होना कंपल्शन है. डायगोनल के ऊपर जीरो है, नॉन जीरो है, इसमें कोई कंपल्शन नहीं है. डायगोनल के ऊपर जीरो भी हो सकते हैं, नॉन जीरो भी हो सकते हैं. यूजली जो एग्जांपल आपको दिखाया जाता है, उसमें दिक्कत क्या है ना कि नीचे तो जीरो दिखा रहे हैं लेकिन ऊपर नॉन जीरो दिखा रहे हैं. तो आप अपने मन से इसकी डेफिनेशन बना लेते हो कि डायगोनल के नीचे जीरो होना है और ऊपर नॉन जीरो होना है. डायगोनल के नीचे जीरो होना है और ऊपर नॉन जीरो होना है. तो भाई डायगोनल के नीचे जीरो होना है ये तो सही बात है, लेकिन डायगोनल के ऊपर कुछ भी हो सकता है, उससे हमें मतलब नहीं. ठीक है. तो डेफिनेशन से और एग्जांपल से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है. आई एम मेकिंग क्लियर. एक चीज और आप समझ लो, हमने दो बातें इसके पहले कही हैं. हमने कहा कि अगर आपको कभी डायगोनल एलिमेंट बोलना हो, अगर हम आपको कहना चाहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, तो डायगोनल एलिमेंट्स को लिखने का तरीका क्या है, ए आई जे फॉर विच आई इज इक्वल टू जे, उसी को डायगोनल एलिमेंट बोला था. फिर हमने कहा अगर आपको कभी कहना ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 हम लोग बात कर चुके हैं, सिर्फ आपको रिकॉल करा रहे हैं. अगर ऑफ डायगोनल एलिमेंट बोलना है तो हमने कहा ए आई जे फॉर विच आई नॉट इक्वल टू जे. अब नई चीज हम कहना चाहते हैं कि डायगोनल के नीचे वाले जीरो हैं. इस बात को कैसे कहें, इस बात को कहने का तरीका आप देखो. डायगोनल वाले एलिमेंट, ये एलिमेंट कौन सा है, ऊपर
A12, ये कौन है A13, ये कौन है A21, A23, A31, A32, ऑब्वियसली ये A33 है, उसके बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो डायगोनल वाला एलिमेंट है और हम लोग बात कर चुके हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन अब बची नहीं है। ठीक है, तो डायगोनल वाले में I इक्वल टू जे है, I नॉट इक्वल टू जे ऑफ डायगोनल है। ऑफ डायगोनल में दो चीजें हैं, या तो ऊपर होगा डायगोनल के या तो नीचे होगा डायगोनल के। अब डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट आप देखो ध्यान से, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट में I की वैल्यू हमेशा जे से बड़ी है, I की वैल्यू हमेशा जे से बड़ी है। डायगोनल के नीचे I ग्रेटर देन जे है और डायगोनल के ऊपर I लेस देन, ये पहला वाला I होता है, दूसरा वाला जे होता है, सबको याद है। डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स में देखो I लेस देन जे है, तो यहां पे हमें I लेस देन जे मिल रहा है अपर डायगोनल एलिमेंट्स, I लेस देन जे अपर डायगोनल एलिमेंट्स। और नीचे वाले देखो, नीचे वाले जो एलिमेंट्स है उसमें I लेस देन जे, I ग्रेटर देन जे, कहां, ये है लोअर डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, समराइज कर ले बात को, दो बात नोट कर लिया है, तीसरी बात क्या नोट कर ले, अपर डायगोनल एलिमेंट कैसे कहेंगे, जब भी आपको कहना है अपर डायगोनल एलिमेंट्स तो आप कहेंगे Aij फॉर विच अपर डायगोनल I लेस देन j। और अगर आपको कहना है लोअर डायगोनल एलिमेंट या बिलो डायगोनल एलिमेंट, जो भी आप कहना चाहो, दोनों नाम इक्वली वैलिड हैं। लोअर डायगोनल एलिमेंट्स Aij फॉर विच I ग्रेटर देन j। इस बात को नोट कर लिया है, आई होप आपने। अब आप यहां पे आइए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डिफिनेशन क्या कहती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, कि डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट जीरो होने चाहिए। डायगोनल के नीचे मतलब Aij फॉर विच I ग्रेटर देन j, सो Aij विल बी जीरो फॉर ऑल I ग्रेटर देन j। ऐसी मैट्रिक्स कहलाती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। डेफिनेशन, a square matrix if all the elements below the leading elements, that is leading diagonal elements, are zero is called a upper triangular matrix। ठीक है, आई बिलीव की बात समझ में आ गई। डेफिनेशन वहां पे मैथमेटिकली हमने नोट कर दिया आपके लिए। अब इसमें एक बात और बताइए कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस का कंपल्शन कहां पर है, इसमें भी वही बात कर लेते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, ये सब डिस्कशन हमने कर लिया और डिस्कशन करने के साथ साथ हमने नोट भी करा दिया आपको। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कंपल्शन कहां पर है, मैट्रिक्स के डायगोनल के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है, नीचे कंपल्शन है। इसका मतलब है कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होने चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस जितने एलिमेंट्स डायगोनल के नीचे हैं। आपने नोट किया है आज ये बात कि डायगोनल के नीचे कितने एलिमेंट है, n स्क्वायर माइनस n बाई 2। डायगोनल के ऊपर कितने एलिमेंट है, n स्क्वायर माइनस n बाई 2। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कहां, नीचे वाले एलिमेंट कितने, n स्क्वायर माइनस n बाई 2। ये मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज कितनी, नीचे तो सिर्फ एक चॉइस हमारे पास, एक ही वैल्यू पुट कर सकते हैं, वो है 0। तो नीचे तो सिर्फ एक चॉइस पुट कर सकते हैं। तीन ही हिस्से हैं, डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल के नीचे और डायगोनल के ऊपर। तो डायगोनल के नीचे एक चॉइस, डायगोनल पे कितनी चॉइस, n, क्योंकि नंबर ऑफ डायगोनल में n होते हैं। डायगोनल के ऊपर कितनी चॉइस, n स्क्वायर माइनस n बाई 2। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज व्हिच इज पॉसिबल इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आप सिंप्लीफाई करके लर्न कर सकते हो। सिमिलर लोअर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर में नीचे वाले 0 मिले थे, लोअर ट्रायंगुलर में ऊपर वाले 0 मिल रहे हैं। ऊपर वाले एलिमेंट कौन, Aij फॉर विच I, यहां पे ऊपर वाले
देखो अपर डायगोनल एलिमेंट i लेस देन j, इसी को कह रहे हैं, तो i लेस देन j, ठीक है, दैट मस्ट बी 0। ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें aij 0 है फॉर ऑल i लेस देन j, ठीक है। नीचे कुछ भी हो सकता है, जीरो नॉन जीरो एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है हमको, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस सिमिलर, जो पीछे बात किया, क्योंकि कोई कंडीशन में डिफरेंस नहीं है। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस n स्क्वायर माइनस n/2 और मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, बिल्कुल जैसे पीछे आया है वैसे ही, डिस्कशन वैसे ही है, 1 + n स्क्वायर माइनस n/, ठीक है। स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन है? स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 इट इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर, मतलब कि ये पूरा पूरा 0 हो जाए, ये, ठीक है। ऊपर और नीचे वैल्यूज दिख रहे हैं उससे मतलब नहीं हमको, बट डायगोनल वाले सारे 0 हो जाए, उसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कंपैरेबल मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी कंपैरेबल मैट्रिसेस, इसका जिक्र हम लोगों ने पहले किया हुआ है जब हम लोग इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में कर रहे थे। कंपैरेबल मैट्रिक्स वो होती हैं जिनके ऑर्डर सेम हो जाए, ऑर्डर्स आर सेम, जैसे इस मैट्रिक्स A का ऑर्डर है 2x2 और इस B का ऑर्डर भी 2x2 है, दैट इज in short we mean to say that number of rows is equal to number of rows in this must be equal to number of rows in B, number of column in this must be number of column in B, ठीक है। that means if A is of the order m cross n and B is of the order p cross q, so these two will be comparable matrices if and only if m is equal to p and n is equal to q, ठीक है। लिखने का तरीका ये है, समझने का तरीका आप जान गए, ऑर्डर सेम हो जाएंगे तो उनको कंपैरेबल मैट्रिसेस बोले। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में बात किया, कितनी तरह की मैट्रिसेस हो सकती हैं, और उन मैट्रिसेस में कुछ बारीक से नोट्स में भी हम लोगों ने बातें किया है। आज ये टॉपिक कंप्लीट किया, अब आगे हमारे पास ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस है जिसमें हम लोगों को बात करनी है और उस पर क्वेश्चन करने हैं। इस टॉपिक में बेसिकली बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में, जो क्वेश्चन बन सकते हैं या बनते हैं उनको हमने नोट के फॉर्म में आपको लिखा दिया है। लेकिन अब आगे जो आने वाला टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उससे आपके चैप्टर की नींव बनेगी, जो चैप्टर के क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं उसकी नींव बनेगी जब आप ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने वाले हैं, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।